आरएसएस का मध्य प्रदेश का पहला कार्यालय ग्वालियर में खुला, जनसंघ का गठन ग्वालियर में हुआ, बीजेपी का चार्टर ग्वालियर में लिखा गया। अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी आपको अब उतरना ही पड़ेगा। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन लोगों को टिकट दिलाया है वो हार जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। हम इस वक्त ग्वालियर के मोती महल के सामने खड़े हैं, जिसका इतिहास ये है कि जब मध्य प्रदेश मध्य भारत हुआ करता था तो ये मोती महल सरकार का मुख्यालय हुआ करता था। यहीं से सरकारें चलती थी, यहीं पे सरकार बनती थी, बिगड़ती थी। तो हम इस वक्त मोती महल इस वजह से पहुंचे हैं क्योंकि अगर देश की किसी भी राजनीति की तपिश को समझना हो तो वहाँ के पत्रकार ही आपको वहाँ की पूरी कहानी बयां कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आ गए हैं ग्वालियर के उन वरिष्ठ पत्रकारों के पास जिनके पास 3 दशक 4 दशक का लंबा पत्रकारी अनुभव रहा है और जिन्होंने विजय राजे सिंधिया से लेकर के और वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक की राजनीति को बहुत करीने से देखा है, परखा है, सुना है, समझा है, खुद भी जाना है और लोगों को भी बताया है। तो सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश अचल हूँ बस। सर, चूंकि मैं ग्वालियर आने का इकलौता उद्देश्य ये था कि यहाँ पे एक सिंधिया परिवार है जिसकी राजनीति बहुत लंबी रही है, सक्रिय राजनीति में वो लगातार लंबे समय तक रहे हैं। उस पूरे परिवेश को, पुराने दौर को और नए दौर को, आप उस सिंधिया परिवार को किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, सिंधिया परिवार की अपनी लीगेसी है। इस ग्वालियर का जो रियासत रही है और जो महादजी सिंधिया से शुरू होती है, लेकिन भारत की राजनीति में इसका जिक्र जब होता है तो 1900 की 1947 के बाद ही होता है। उसके पहले का परिदृश्य आप छोड़ दें, राजतंत्र था, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद इस परिवार की पहली महिला जो थी और राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो सचमुच उस समय राजमाता के घोषित पद पर थी, क्योंकि तब राज्यों का विलय हुआ नहीं था, जागीरों का विलय, रियासतों का विलय हुआ नहीं था। तो इस विलय के पहले से ही वो राजमाता थी और उनके पति चूंकि बीमार रहते थे, जीवाजीराव सिंधिया, तो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकाज भी अघोषित रूप से राजमाता ने ही चलाया उस जमाने में। और जब भारत आज़ाद हो गया तो सक्रिय राजनीति में काम करने की बात आई। तो पहले उस समय जो राजनीतिक संगठन ग्वालियर स्टेट में सक्रिय था वो हिंदू महासभा हुआ करती थी और हिंदू महासभा ही उनके लिए उसको वो पैट्रोनाइज करती थी। लेकिन बाद में जब इस तरह से रियासत का विलय हो गया और केंद्र की सरकार कांग्रेस की बन गई, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रयास से ये परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ गया और सक्रिय राजनीति में, चुनाव की राजनीति में आ गया। लेकिन इस परिवार ने कभी भी स्टेट पॉलिटिक्स डायरेक्ट नहीं की। वो लोग अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे कि राजनीति को उस तरीके से लेते नहीं थे, युद्ध की तरह से, है ना। वो राजनीति को एक सहज भाव से लेते थे और सहज भाव में भी ये रहता था कि उनका जो डेकोरम है राज परिवार का वो बना रहे। ये जो पूरी सरकारों का गठन चल रहा है, ये पूरा जो मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई कही जा रही है, जिसमें कुछ जगहों पे समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, कुछ जगहों पे आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, जेडीयू के भी 4-5 उम्मीदवार उतर गए हैं। ये पूरा परिदृश्य तो कभी नहीं था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में तो डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला हुआ करता था। लेकिन अब जो असंतोष पैदा होता है टिकट न मिलने के कारण, तो कुछ जनाधार वाले नेता होते हैं, वो निश्चित रूप से अब मैदान से बाहर नहीं होना चाहता। कोई भी मैदान से बाहर नहीं होना चाहता, क्योंकि वो आज ये समझ चुके मैदान से बाहर होने का मतलब अपनी पूंजी को ख़त्म करना। क्योंकि आज जो कार्यकर्ता उनके साथ है वो निश्चित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वो वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज जो है इस असंतोष की वजह से जो बागी उम्मीदवार होते हैं उनके कारण कई जगह मुकाबले त्रिकोणी चतुष्कोणी हो गए हैं और ये अब देखना ये होगा कि कितना इफेक्ट कर पाते हैं वो। सपा से भी कुछ जगह है, भिंड जैसे भिंड जिले में ही है, भिंड जिले की 5 सीटों में एक भिंड की प्रॉपर सीट है, वहाँ संजीव सिंह जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने बीएसपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट नहीं मिला, वो वापस फिर से बीएसपी में आ गए। तो अब वहाँ मुकाबला जो एक बीजेपी के फेवर में था या कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था, अब वहाँ त्रिकोणी मुकाबला हो गया है। तो ऐसी कई सीटों पे इफेक्ट डाल रहे हैं जो बागी उम्मीदवार हैं और अब देखना होगा क्या स्थितियाँ बनती हैं।
सर आप लोग तो चूंकि लगातार कंटिन्यूअस फील्ड में जा रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं ग्वालियर की परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जो आपने लगने वाला सवाल पूछा, चुनाव से संबंधित आप चुनाव से जानना ही चाह रहे हैं। संबंधित है, बिल्कुल निश्चित तौर पे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो मध्य प्रदेश के मुख्य दल हैं और ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, केवल एक बार 93 से 98 के बीच में बीएसपी के यहाँ लगभग मध्य प्रदेश में 7-8 विधायक हुआ करते थे। उसके बाद बीएसपी धीरे धीरे डाउन होती गई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों दलों में ही ज़्यादातर कड़ा मुकाबला रहा। 10 साल यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग पिछले 17-18 साल से है। एक बार फिर जनता ने कांग्रेस को चुना, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो नेताओं की प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दिमनी से। जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस अंचल के दो बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन पर इस पूरे अंचल को जिताने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात ये रही है कि कांग्रेस पहले सिंधिया के साथ मिलकर तमाम कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे। एक तरह से माधवराव सिंधिया के जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस में ही इस अंचल में कांग्रेस का संचालन हुआ करता था। कुछ एक नेता अलग चीज़ है जो दिग्विजय सिंह से भी जुड़े रहे, कुछ अर्जुन सिंह के समर्थक भी रहे। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत कह सकते हैं उनकी राजनीति में विरासत को आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वाला झगड़ा क्या है जिसको बार बार उजागर किया जा रहा है? देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में कोई झगड़ा नहीं है। कमलनाथ केंद्र की राजनीति के 40 साल पुराने महारथी हैं और दिग्विजय सिंह राज्य की राजनीति के 40 साल पुराने हम उम्र नेता हैं। दोनों में बड़ा अच्छा संबंध है और 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर जो नतीजे दिए, सत्ता में वापस कांग्रेस को लाए, ये सबने देखा। अब इस समय चूंकि दोनों नेता उम्र के उस दोराहे पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों में बांट दी है, तो दोनों की चिंता अपने बच्चों को लेकर है, तो वो थोड़ी सी रिफ्ट दिखाई देती है। लेकिन संगठन के स्तर पर आप देखेंगे कि जितनी मेहनत दिग्विजय सिंह ने संगठन को मैदान में खड़ा करने में की है, उतनी ही मेहनत कमलनाथ ने संगठन को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में की है और जो प्रबंधन होता है वो जिम्मा संभाला है। तो ये थे ग्वालियर के वो पत्रकार जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत बयां कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ग्वालियर में असली राजनीति ज़मीन पर लड़ी जा रही है और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब महल से बाहर निकलकर लोगों के बीच जाना पड़ रहा है।